दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। बात शुरू करने के पहले आपसे वही गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को हमारे उत्साहवर्धन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हमें मालूम है कि आप हमारे सच्चे शुभचिंतक हैं, तो इसलिए आपसे ये अपील करने का हमारा हक बनता है और हमारा साहस भी होता है। और आप जो है हमारी चैनल को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें वो उस नए वीडियो की जानकारी आपको तत्काल मिल जाया करे। और साथ साथ में आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें ताकि हमें पता चले कि हम कैसा कर रहे हैं, हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको आप कितना पसंद कर पा रहे हैं, या अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, ये भी हमको पता हो सके। तो इसलिए आप इतना योगदान हमारे साथ, इतना एहसान अवश्य करें। आज जो है इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू जो झारखंड से हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों के यहाँ छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद होना। ये बहुत बड़ी राशि है और भारतीय जनता पार्टी को इस बरामदगी से एक हथियार मिल गया कांग्रेस पर प्रहार करने का। वो कह रही कि कांग्रेस में किस कदर भ्रष्टाचार होता था और राहुल गांधी अब धीरज साहू के मामले में क्या मुंह खोलते हैं ये बताएं। और मोदी जी भी इसका उल्लेख कर चुके हैं। कह रहे कि मैं पहले ही कहता था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जो लोग इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि नहीं, किसी का अगर परिवार नहीं है तो वो अपने आप में उसको सतही ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि मोदी इसलिए नहीं है दागदार और बेईमान क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है और वो इसीलिए बड़ा साहस के साथ काम कर पा रहे हैं। लेकिन क्या ये बात सही है? परिवार तो बाबा रामदेव का भी नहीं है कोई। बाबा रामदेव का भी विवाह नहीं हुआ है। मोदी जी का तो विवाह भी हो गया था, लेकिन बाबा रामदेव का तो विवाह भी नहीं हुआ है। लेकिन बाबा रामदेव से बड़ा कोई मुनाफाखोर है? बाबा रामदेव के प्रोडक्ट की जब भी सैम्पलिंग होती है तो पता चलता है कि वो जिन चीज़ों को उसमें डालने का अपने प्रोडक्ट में दावा करते हैं वो चीज़ें हैं नहीं। वो सारी जो है मिलावटी पूरा उनका सामान रहता है। और उन्होंने कितना महंगा बेचते हैं। और उन्होंने ये मोदी सरकार जब से आई जो उन पर कृपालु थी, तब से उन्होंने कितना बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये कोई बात नहीं है। आपको दैनिक जीवन में आसपास भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके परिवार नहीं है, लेकिन जिनको बड़ी धनलिप्सा है। और वो धनलिप्सा में ग्रस्तों से भी आगे निकले हुए, परिवार वालों से भी आगे निकले हुए। परिवार वाला तो एक बार सोच भी लेता है कि वो तमाम लोक लाज की सोचता है, वो अपनी प्रतिष्ठा का सोचता है, लेकिन वो जब वो निरंकुश होकर कमाते हैं तो वो कहाँ सोचते। मायावती जी का तो अब परिवारवाद सामने आया है, लेकिन जब शुरुआत में जब बुकाची नाम के बाद में उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली थी, तब तो ये जाहिर हो रहा था कि उनका अपने परिवार से कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं। लेकिन मायावती की धनलिप्सा के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? कितनी उनको धनलिप्सा थी और आज भी बनी हुई है। उनका तमाम सारा रुपया जब आय से अधिक संपत्ति के मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ था, तो किंवदंती है कि उनको तमाम केस जलाना पड़ गया था ताकि वो CBI वाले आके न पकड़ दें। और इसी तरह से जब नोटबंदी हुई तो उन्होंने अपना नोट बदलवाने के लिए जो अघोषित उनके पास संपत्ति थी वो जो अपने खास लोगों को दी, जिससे पैसेदारों को, वो लोग से पैसेदार रुपए बदलवा के और उन्होंने रुपए अपने पास ही रख लिए। उनमें से कई तो बहुत खास थे, बहुत ही अनन्य माने जाते थे मायावती के, लेकिन उन्होंने विश्वास भंग किया मायावती के साथ। मायावती ने उनको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन फिर पार्टी के निकालने से क्या होता है, वो तो पैसे हजम करके चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि इतने पैसे की मायावती के पास बर्बादी होती
पैसे को वो संभाल नहीं पाती, इसके बावजूद भी वो पैसे उनकी दल लिप्सा कम नहीं होती, और वो जो है उसके लिए प्रतिष्ठा गंवाने का काम करती हैं। उनका पैसे लेकर टिकट बेचने का जैसे उनके खिलाफ आरोप रहते हैं, जिससे उनके बारे में एक बहुत ही अपयशकारी धारणाएं बनती हैं, लेकिन इससे वो विचलित नहीं होती। वो चूँकि वो लिप्सा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ भी है, तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई तर्क नहीं है कि अब आपका परिवार नहीं है तो आप ईमानदार होंगे, या आप अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे। और फिर सत्ता लिप्सा में जो है वो सत्ता लिप्सा के लिए हमेशा सत्ता में बने रहने का जो वो सपना है, उसके लिए बहुत धन की ज़रूरत पड़ रही है। जो मध्य प्रदेश में पिछले कार्यकाल में कांग्रेसी कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए विधायकों की जो खरीद फरोख्त हुई वो किसी से छपा नहीं, और बीजेपी ने उनका रेट बहुत ऊंचा कर दिया था। अब इतने ऊंचे रेट पर आपको विधायकों का प्रबंध करना पड़ रहा, विधायकों का बंदोबस्त करना पड़ रहा, तो क्या ये ईमानदारी से हो जाएगा, या ये भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1 के खाते से वो रुपया दिया गया है? इसी तरीके से राजस्थान में भी सरकार पलटने की कोशिश हुई थी, और वहाँ पे भी विधायकों को बहुत पेमेंट पहुँचाया गया था, और कई राज्यों में ऐसा हुआ, बेंगलोर में भी ये काम हुआ। तो इस सब के लिए एक सर्वसत्ता के लिए सब जगह मोदी जी को ये बर्दाश्त नहीं कि किसी जगह अगर 1-2 राज्यों में 5-6-10 राज्यों में दूसरी पार्टियों की सत्ता बनी भी रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है। मोदी जी इस विचार के नहीं हो रहे, तो हर जगह जनादेश भले ही किसी को भी मिला हो, लेकिन हर जगह अपनी पार्टी की सत्ता चाहिए, अपनी सत्ता चाहिए, और अपनी सत्ता चाहिए क्योंकि वो अगर उनकी पार्टी भी कहीं जीत जाती तो वो इस बात की कोशिश करते हैं कि पार्टी के हित के भले वो विरुद्ध हो, उनकी कोशिश कि ऐसे आदमी को वो उस राज्य की सत्ता सौंपे जो आदमी की अपनी कोई पहचान ना हो, जो आदमी केवल उनके प्रति भक्तिभाव से डूबा हुआ हो, जिनको कतई जिसको एहसास ना हो, कतई ये गुमान ना हो कि हमारी भी एक हस्ती है, और वो भविष्य में, अब हालांकि मोदी जी की उम्र इतनी हो गई, अब भविष्य की चिंता उनको क्या करनी है, लेकिन है एक आदमी की सबकी एक मानसिक सोच, मानसिक बनावट अलग अलग तरह की रहती। कोई आखिरी समय तक असुरक्षा बोध से पीड़ित रहता है, तो क्या किया जा सकता है उसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए मोदी को सब जगह सत्ता चाहिए होती, तो सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए पैसे का विधायकों की खरीद फरोख्त में, सांसदों का इंतजाम करने में, राज्यसभा में अभी जब बहुमत नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, या अभी भी नहीं है, तो इंतजाम करने के लिए बड़ा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और चुनावों में भी उन्होंने सबसे बड़ा संगठन तो बना लिया भारतीय जनता पार्टी को, उनके कार्यकाल में अमित शाह ने सबसे बड़ा संगठन बना दिया, लेकिन संगठन पे फिर भी उनका भरोसा नहीं, जबकि संगठन से वो बहुत काम लेते हैं और संगठन उनका बहुत काम करता है। इस मामले में दूसरी पार्टियां उनसे दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरती। अभी मध्य प्रदेश में जैसे चुनाव हुआ तो वो वोट ऑफ परसेंटेज ही इसलिए बढ़ा क्योंकि जो बूथ स्तर तक जो उनके कार्यकर्ता थे वो भी बड़ी डेडिकेटेड थी, उनके पास में भी पूरी वोटर लिस्ट थी, और जो उनके अपने वोटर थे वो अगर वोटर ये सोचते कि घर में शादी है, पहले अपना इंतजाम देख लें शादी का, और तब जो वोट क्या डालना है, इतने लोग तो वोट डाल रहे हैं, ऐसे लोगों, कई लोग ऐसी इस मानसिकता की भी होते, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी का वोट जो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है वो छूटने न पाए। वो उसके बाद उन्होंने इतना वोट कराया, और बूथ लेवल के उनके कार्यकर्ता जो दूसरों को भी वोट जा रहे थे उनकी है आखिरी समय तक उनकी मानसिकता बदलने का काम करते रहे। तो इसका एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला, और भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत एकदम 8% ऊपर तक जंप कर गया, इसके पीछे यही सब कारण थे। तो इस मामले में, लेकिन इसके बावजूद भी पैसे खर्च करने में पीछे नहीं रहते। चुनाव आयोग तो अब लोग केचुआ उसको कहने लगे, तो चुनाव आयोग तो देख लेता कि सत्तारूढ़ पार्टी के लिए पैसा जा रहा है, सत्तारूढ़ ये बांटा जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, तो वो अपनी आँख मूंद लेता, उसकी तरफ वो चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती। लेकिन जो लोगों से छन के बातें आती हैं, समाज से छन के बातें आती, तो उसमें
पता ये चलता है कि दूसरे लोग भी रुपए बांटने की कोशिश करते, दूसरे लोग भी शराब बांटने की कोशिश करते, उपहार बांटने की कोशिश करते, लेकिन उनके पास संसाधन बहुत सीमित। भारतीय जनता पार्टी के पास में अपार संपदा है, और वो भी 2 नंबर की और काले धन के रूप में भी संपदा है। तो अब मोदी जी कहने को कुछ भी कह सकते हैं कि मैं जो है और मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1996 में जब केंद्रीय संचार मंत्री जो उस समय थे कांग्रेस के, उसे कांग्रेस की अपनी सरकार के समय पर छापा पड़ गया था सुखराम पर, तो 4 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था, और 96 का 4 करोड़ रुपया आज के 350 करोड़ रुपए के आसपास ही बैठेगा, तो वो कोई कम नकदी नहीं थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के ही नेता थे, वो केंद्र के ही मंत्री थे जिनके यहाँ पर छापा सीबीआई पड़ गया था। आज क्या कल्पना की जा सकती है कि सीबीआई किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ उसने कितनी जमा कर रखा है धन, ये इसके लिए वो छापा डालने जाए, या जो कल तक सीबीआई जिसके यहाँ छापे डाल रही थी, जिसको अपनी निशाने पर लिए हुए थी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने लगा, तो उसके यहाँ छापा डालने के लिए पहुँच सके। पश्चिम बंगाल के शुभांशु सरकार इसके उदाहरण है। उनके यहाँ पे भारतीय जनता पहले कितनी केंद्र सरकार चर्चा चलाती थी कि वो ये भ्रष्ट हैं, और उनके यहाँ पे आवाज़ दिया जाता था कि अभी चली जाएगी कोई टीम, लेकिन कभी उनके यहाँ कोई टीम गई क्या? वो उसके बाद में जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। अजीत पवार को भूल गए। अजीत पवार के बारे में खुद मोदी जी ने कहा था, उनका भ्रष्टाचार ने कितना गिना डाला था, लेकिन आज अजीत पवार को उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद दे रखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनके केंद्रीय कृषि मंत्री के बेटे के नाम, बेटे जिससे बात कर रहे हैं उसका जो ऑडियो का खुलासा हुआ, 10,000 करोड़ रुपए तक की बात हुई, उसमें मामला पता चलता है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कोई जांच उन्होंने शुरू कराई, या उनके खिलाफ जांच शुरू कराएंगे, या उन पर कोई आज किसी तरीके की आ गई? बल्कि अभी तक की जो स्थिति है, आज हालांकि शाम तक उम्मीद है कि पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन हो रहा है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की रेस में वो भी शामिल माने जा रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार मिटेगा। उनके मंत्रियों और विधायकों की हैसियत, किसी की आंखें जो है, कोई आंखें नहीं फूटी हुई हैं लोगों की, लोगों को दिखाई दे रहा है कि केवल उत्तर प्रदेश में तो केवल 6 साल की, 6.5 साल की सत्ता में जो उनके विधायक और मंत्री थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसी तरह केंद्र में 9 साल की सत्ता में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो कांग्रेस के कई दशकों के शासन में जो नहीं काम कर पाई, वो उतनी समृद्धि उन तक पहुँच गई। क्या उनको ये नज़र नहीं आता? क्या उनको अपनी नौकरशाहों की जो हैसियत लगातार बढ़ती जा रही है वो नज़र नहीं आता? कितना भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश में। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री ईमानदार है, लेकिन वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे। अगर कोई तंत्र अगर काम कर रहा होता, अगर सीबीआई निष्पक्षता से काम कर रही होती, तो ये अधिकारियों से और नेताओं से धीरज साहू जैसे जाने कितने लोग होंगे, इतनी बरामदगी हो सकती कि आपको कोई नए टैक्स लगाने की ज़रूरत तो दूर की बात है। आपको जो अभी टैक्स आप वसूल रहे हैं, इस टैक्स में भी हो सकता है कि ऐसी इतने आपके हाथ मजबूत हो जाए, इतना कुछ आपके पास में आ जाए कि उस टैक्स में भी आप कटौती कर लें, और उससे आपको बड़ी जय जयकार मिलने वाली होगी। लेकिन इस जय जयकार की कौन परवाह करता है? सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो यही है कि ये जो वसूली का जो तरीका जो अपनाए, मतलब अपना जो किया गया है, वसूली का क्या तरीका, ये जो जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार के अगर वो हमारे लोग कर रहे हैं, हमारी नौकरशाही कर रही, तो उस पर कोई हाथ डालने की ज़रूरत नहीं। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों का इस्तेमाल केवल दूसरी पार्टियों को नीचे दिखाने के लिए, दूसरी पार्टियों को संसाधन विहीन करने के लिए, उसके लिए कर रहा है। तो इसका जितना इम्पैक्ट होना चाहिए था, इतनी बड़ी बरामदगी वास्तव में सीबीआई की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इतना कैश सीबीआई के इतिहास में पहली बार बरामद हुआ है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन ये कार्रवाइयाँ सभी पर, भारतीय जनता पार्टी की
जो नेता हैं दुरुस्त किया जाए। एक आप तो धर्म की बात करने वाले हैं, तो धर्म तो नैतिक बल पर विश्वास करता है, लेकिन आप तो नैतिक बल पर कोई विश्वास कर ही नहीं चाहते। आप पता चला कि अदानी जैसे उद्योगपति पर कृपा करते एक भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग मिल जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अदानी की अगर दौलत बढ़ रही है तो क्या है, देश की दौलत बढ़ रही, देश में ही तो देश ही तो मजबूत हो रहा है, वो कहीं बाहर तो दौलत जा रही थी। अरे बाहर कैसे नहीं जा रही दौलत? अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी साइप्रस का गोल्डन कार्ड लिए हुए हैं। अदानी भी जब उनका अगर विदेशों में कारोबार हो जाएगा, विदेशों में भी निवेश कहाँ से करेंगे? कोई क्या इच्छुक है क्या जो इतना मुनाफा लूटने का? 4 गुना कोयला उत्तर प्रदेश के बिजली घरों में, सरकारी बिजली घरों में दे रहे, तो इतना कोई है जो इतना महंगी उनका सामान खरीदे? तो विदेशों में निवेश कैसे करेंगे? विदेशों में मौका मिल जाएगा, विदेशों में निवेश करेंगे और विदेशों में भी ले जाएंगे। और अभी उनके भाई के माध्यम से तो विदेशों में धन पहुंच ही रहा है। मॉरिशस में चर्चा है कि उनने कई कंपनियां खोल रखी, वहाँ पे भी तमाम सारी जायदाद उन्होंने जमा कर रखी। तो ये भी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि अदानी कौन सा ऐसा सर्विस सेक्टर में काम कर रहे, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट में काम कर रहे जिससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही हो। ये बिरला जी से कांग्रेस पार्टी बहुत चंदा लेती थी। उन्हें उनके बारे में, बिरला जी के बारे में भी उस समय बिरला जी के कांग्रेस के जो संबंध थे उनको लेके लोहिया जी ने सरकार की धज्जियाँ उड़ा दी थी। लेकिन तब ये तर्क लोगों के सामने नहीं आया था कि बिरला जी कौन से बाहर के। पर बिरला और टाटा में एक बात है कि वो जो प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं, जो सामान बेचते हैं, या किसी भी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में भी अगर वो काम करते तो उनकी एक तो उनकी गुणवत्ता की साख है। दूसरी बात, लोगों की ज़रूरतें उससे पूरी होती हैं, बेहतर लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आती है। तो उनके टाटा और बिरला से और तुलना नहीं की जा सकती है अदानी और अंबानी से। अंबानी का तो अकेली, अंबानी को आगे बढ़ाने में तो अकेली भाजपा ही उस पाप की भागीदार नहीं, उससे पहले तो कांग्रेस भी उस ज़्यादा बड़ी भागीदार है उस पाप में। कांग्रेस ने, जैसे मोदी जी अभी अदानी पर हुए, उस समय तो अकेले अंबानी का नाम था और अंबानी को बड़ा अनड्यू एडवांटेज दिया। और अंबानी के खिलाफ जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री बने केंद्र में, तो उन्होंने जब काला धन को बाहर लाने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू की, काला धन के खिलाफ छापे शुरू किए, तो उन्होंने जो एक इकोनॉमिक मामलों की एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी विदेशी, फेयरफैक्स, उसकी सेवाएं ली, तो पता चला सबसे ज़्यादा काला धन तो अंबानी के पास में। तो वो अंबानी पर कार्रवाई करने वाले ही थे, लेकिन उसके पहले ही अंबानी ने उन पर कार्रवाई करा दी कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी में बिगड़ा ही इसीलिए हुआ था। और अंबानी का भी अब तो थोड़े उनके प्रोडक्ट वगैरह, उनका कुछ काम, जियो का काम उनका बेहतर है, दिखाई देने लगा। लेकिन कांग्रेस के टाइम समय तो उनको सारा वो जो सरकार से के लाभ से, मतलब उनकी कंपनी आगे बढ़ रही थी, जैसे आज अदानी की कंपनी आगे बढ़ रही। तो ये मोदी का डीगे आंकड़ा कि हम ना भ्रष्टाचार करेंगे ना करने देंगे, ये तो जो है, ये इससे ज़्यादा बड़ा फरेब कोई नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार अब पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा टैक्सेशन की ज़रूरत पड़ रही है। लोग टैक्स के मामले में अब जो है एक तरीके से यूज टू हो गया, व्यस्त हो गए। तो पहले तो 25 पैसे भी बढ़ जाते थे, विद्रोह हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता। आप कल को 500 रुपये का, लोग तो फेसबुक पे लिखते कि 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, डीजल हो जाए, लेकिन हम तो राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए हमें ये भी मंजूर है, लेकिन हम इस सरकार को नहीं जाने देंगे। तो अब तो लोग इतने अभ्यस्त हो गए, लोगों ने इतना उसको स्वीकार कर लिया, इसलिए आपका चल रहा है। लेकिन आप इसीलिए इस कारण से, क्योंकि विकास आपको बहुत महंगा पड़ रहा है भ्रष्टाचार की वजह से। यहाँ जो नगर निकायों में, ग्राम पंचायतों में, इसमें तो भ्रष्टाचार में 70% भ्रष्टाचार के प्रणाली में बहे जा रहे जो संसाधन है, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और पहले तो चलिए ये गनीमत ये थी कि अगर राजीव गांधी ने ये कह दिया था कि हम 1 रुपये भेजते, उसमें से 85 पैसे नहीं पहुँचते, लोगों की जेब में केवल 5-15 पैसे पहुँच जाते, तो वो स्वीकार तो कर रहे थे। कम से कम सरकार के उससे तो पता चलता था कि सरकार के दिमाग में तो एक बात है कि भ्रष्टाचार बहुत हावी है, तो सरकार आगे चल के उसको
कम करने की कोशिश करेगी, न्यून करने की, लेकिन उसको तो बिल्कुल लीप दिया उन्होंने, जिसको कहते हैं मोदी जी ने। उन्होंने तो कह दिया हमारे राज्य में भ्रष्टाचार खत्म ही हो गया। इससे बड़ा फरेब, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। इससे पता चलता है कि उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ कार्रवाई करने में उनमें उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। वो जो धीरज साहू जैसे लोगों पर इसलिए केवल कार्रवाई हो रही कि उन्हें अपने एक छत्र राज्य के लिए उन्हें अपने राजनीतिक विरोधियों का सफाया करना है, इसलिए कार्रवाई हो रही। इससे वातावरण शुद्ध होने वाला नहीं है, इससे कोई एक सुव्यवस्था कायम होने वाली नहीं है इस ढंग का जो वो आचरण कर रहे हैं। और जो धर्म भी है, जो धर्म पर उन पर जोर देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसमें आध्यात्मिक उन्नति पर जोर देने की बजाय जिस धर्म के जिस स्वरूप को बढ़ावा दे रहे हैं वो तात्विक स्वरूप नहीं है, कर्मकांडी स्वरूप है। उससे तो अपराध बोध से वो तो बरी करने का काम कर रहा है। आप गलत काम करिए, गलत काम से पैसे कमाइए और एक बड़ी सी कथा कराइए, पंडित जी को लंबा एक दान दे दीजिए, आप सारे दोषों से, सारे पापों से मुक्त हो गए। तो वो तो अपराध बोध से मुक्त करने का काम कर रही, वो तो और ज़्यादा अधार्मिक व्यवस्था को बढ़ावा देने का काम कर रही। धर्म का मतलब कहीं से कर्मकांड नहीं है। धर्म का मतलब सही मामले में आध्यात्मिक उन्नति है। आपके मनोविकारों की समाप्ति है, चित्त का परिष्कार होना है। जिस ढंग के धर्म को आगे ले जा रहे हैं, वो धर्म के नाम पे जो चीज़ें आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, उससे एक अधर्मी माहौल और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें कोई सदाचार पे कोई जोर नहीं। बाबा तक ऐश्वर्य के इतने ज़्यादा लोलुपता उनके अंदर आ गई है कि बाबाओं के भी रहन सहन देख लीजिए। और संतों के नाम पर उनको महिमा मंडित किया जा रहा है। संत तो साधु तो लिखा हुआ है कि वाणी से पहचाना जाता है। तो जिसने अपनी पूरा एक तरह से इस विकार में ये भी शामिल है, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये भी शामिल है। तो मद भी है उनको बहुत, और क्रोध भी उनका बहुत ज़्यादा है। तो वो तो कहीं से साधु की परिभाषा में आती नहीं। उनका जो उनकी बोली है वो कहाँ से उनको संति की कोटि में ठहराना, उनकी संतई को महिमा मंडित करना, इस चीज़ से बड़ा तो पाप कोई हो ही नहीं सकता। ये पाप आज हो रहा है। धार्मिक चेहरे जो सामने लाए जा रहे हैं, जिन्हें सत्ता में बिठाया जा रहा है, जिन्हें सांसद और विधायक बनवाया जा रहा है, उनकी भाषा कितनी शर्मिंदा करने वाली भाषा है और उनकी भाषा कितनी कटु है, जो एक राक्षस की भी भाषा नहीं हो सकती, उस भाषा को वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये भाषा का भी के संयम पर भी बहुत जोर है। मनोविकार में, ये मनोविकार खत्म करने में पूरी जो आध्यात्मिक साधना है वो मनोविकार समाप्त करने की साधना है। लेकिन हमारे अंदर तो मनोविकारों की स्थिति और प्रचंड होती जा रही। तो ये एक बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये बात सही है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं था, और तो ये उम्मीद की जाती थी। और भारतीय जनता पार्टी कहती रही थी पार्टी विद ए डिफरेंस, कई व्यवहारिक कारणों से समझौते वाली करने पड़ती हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी पूर्व की जो पीढ़ी का नेतृत्व था, वो पीढ़ी का नेतृत्व ये कोशिश कर रहा था कि हम एक स्वच्छ राजनीतिक वातावरण देश में कायम करें, स्वच्छता और मूल्यों की राजनीति को कायम करें। लेकिन अब वो एक बहुत दूर की बात हो गई। और जब एक उन्माद सवार होता है तो फिर जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, जो पाप हैं, जो अधम आचरण है, वो फिर दिखाई नहीं देता। वही जो है स्थिति पैदा हो रही है। उन्माद में हम लोग अभी हैं। ये भक्ति की और ये धार्मिकता की स्थिति नहीं है, आध्यात्मिकता की स्थिति नहीं है, जिसके लिए हमारे अतीत के ऋषियों और मुनियों ने बड़ी प्रयास किया और जिसके लिए भारतीय संस्कृति को सारी दुनिया में इतना गौरवपूर्ण दर्जा मिला। लोग जिस संस्कृति के प्रति श्रद्धा से सारी दुनिया श्रद्धावनत रहती थी, श्रद्धा से झुकी रहती थी, ये वो धार्मिकता नहीं है। अब वो कैसे आएगी, अगर ये सरकार में नहीं भी आ पा रही, तो इसके लिए लोगों के मन में एक चिंतन बना रहे, एक कशिश बनी रहे, वो इससे कचोट महसूस होती रहे, लेकिन अब तो उसका भी अंत होता जा रहा है। तो ये ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अगर हमारा जो बौद्धिक समाज है, जो ईमानदार बौद्धिक समाज है,
वो अगर इस दिशा में, नैतिक पुनरुत्थान की दिशा में जो है लोगों की मानसिकता को बदलने का, लोगों की मानसिकता को एक सही दिशा देने का कार्य कर सके तो ये देश पर और समाज पर बहुत बड़ा उपकार होगा। धन्यवाद। पुनः वही बाकी अपील आपसे दोहरा के अपनी बात खत्म करूँगा कि आप हमारे इतना आप हमारे ऊपर उपकार ज़रूर करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को उसके बाद में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको मिल जाया करें। आप लाइक करें हमारे चैनल को और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी कमेंट हम पढ़ते हैं और अगर उसमें आप हमें सराहते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। और यदि आप हमें हमारे कोई किन्हीं दोषों के बारे में इंगित करते हैं तो वो दोष हमारी निगाह में आ जाते हैं, तो हम उन दोषों को सुधारने की कोशिश करते हैं, जिससे चैनल में और निखार आ सकता है आपके ये सब करने से। तो इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।